नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर और एक नए वीडियो पर। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें टोटल 25 वीडियो आएगी, इस 25 में से आप 7वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 6 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है और जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो बच्चे नए हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा सजेशन है, इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट होते हैं। जैसा कि जो भी आप ये सिंबल देख रहे हैं, इसके बाद जो है इसी से संबंधित एक जाति के क्वेश्चन फैक्ट में दिया गया रहता है। ये फैक्ट आपको जरूर कवर करना है। एक क्वेश्चन के 10 फैक्ट हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसीलिए 1 घंटे की क्लास में मैं आपको बोलता हूं कि कम से कम मैं आपको 300 से ज्यादा नई बात सिखाऊंगा। ठीक है भाई। और मैं एक बात और बता दूं, मैं टीचर एक ही हूं इस चैनल पे। ठीक है, मेरे सिवा कोई और नहीं पढ़ाता है। तो मैं क्लासेस अलग अलग एग्जाम के लिए ज़रूर चलाता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि आप मेरी सारी कंटेंट देख रहे हो, यानी कम से कम जो है एक वीडियो रोजाना पोस्ट करता हूं, अधिक से अधिक 2। तो कोई ज़्यादा हरकत नहीं है, आप 1-2 घंटे मेरे साथ बिताए तो, क्योंकि आपको मैं पूरा दिन का पढ़ाई करा के दूंगा। ठीक है, किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए ये क्लास में जो भी मैं प्रश्न रखूंगा और कल मैं अगर दूसरे क्लास के लिए बनाऊंगा तो मेरे मन में ये रहता है इसे तो कल ही पढ़ाए हैं, इसे नहीं पढ़ाना चाहिए। तो आपको छूट ना जाए मेरा कंटेंट, मेरी फायदा लेना आपको कम ना हो जाए, इसीलिए आप सारा कंटेंट देखो भाई। चाहिए तो डबल स्पीड में अगर आप सक्षम है तो करके देखिए, क्योंकि मैं खुद ही डबल स्पीड में रहता हूं, ये मैं भी जानता हूं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या होगी? 1969 से 1974। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। दूसरा वाला 56 से 61। ठीक है। तीसरा वाला 61 से 66। फिर आप कहोगे चौथा में ये 3 साल का गैप दिख रहा है, तो हाँ, तो 3 साल जो है 1966 से 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बना, इसे योजना अवकाश नाम दिया गया। ठीक है भाई, योजना अवकाश नाम दिया गया। तो ये चारों ईस्वी और योजना अवकाश तक हम पहुंच चुके हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो है ईस्वी जान लिए हैं। 4th पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है अपना प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भारत की प्रथम महिला पीएम है और ये भारत में भारत रत्न रिसीव करने वाली भी प्रथम महिला है। ठीक है। आंतरिक मामलों के गड़बड़ी के आधार पर 1975 में आपात काल के कारण जो है ये ज्यादा फेमस हो गई है ना। इनके अलावा जो आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण है इन्होंने ही करवाया। काफी सारे जो पहली बार हुआ इंडिया में इनके काल में हुआ। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। तो सलेम, विजयनगर और विशाखापत्तनम, ये तीनों जगह जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लौह इस्पात संयंत्र का जो है स्थापना करा गया। ठीक है। ये सलेम, देखिए एक आपके मन में श्री सैलम भी आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया है। ये श्री सैलम भी अपने जीके में आता है। कौन सा जीके है भाई? इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो नागार्जुन सागर है, ये आपका श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये बदलेगा। अभी मध्य प्रदेश के दमोह में जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बदलेगा, लेकिन फिलहाल तो है। तो श्री सैलम जो है ये आंध्र प्रदेश में है और सलेम स्टेशन आपका तमिलनाडु में है। ठीक है भैया, ध्यान रहेगी। तो ये तीनों को जो है करा गया था। जो बात आपके लिए नया हो जरूर कहीं जहन में रखें, या फिर जैसे हो सके टूटे फूटे लैंग्वेज में लिखे। अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो भी, क्योंकि पीडीएफ में जो बात मैं बोला वो नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा हल्के लेवल की बात है जो सबको आता है, और मैं इसलिए बताता हूं ताकि आप लिंक कर सको क्वेश्चन को। ठीक है, मैं लिंकिंग प्रोसेस से पढ़ाता हूं फैक्ट के साथ, ये आप भी जानते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये तीनों के तीनों सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए गए थे, है ना। जहां पे भिलाई आपका उस समय तत्कालीन एमपी में लगाया गया था, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है, और आपका जो है राउरकेला ये ओडिशा में है। भिलाई में जो लगाया ये रसिया के सहयोग से लगाया गया था। किधर गया ये देखिए, यहाँ लिखा है कहीं, ये रसिया के सहयोग से है ना। दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से, और पश्चिम बंगाल राउरकेला में जो लगाया गया ये जर्मनी के सहयोग से। तो ये तीनों देशों के नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा
बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में करी गई। अभी हमने आपको पंचवर्षीय योजना का 1 से लेकर 4 तक कोई योजना अवकाश ईस्वी बताया है, तो आप मुझे बताइए ये किस में गिरेगा, है ना। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में गिरा, तो तीसरी में बोकारो का हो गया भैया, है ना। इनके अलावा अगला पॉइंट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि मैंने बताया 69 से 74। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसरो की स्थापना? डायरेक्ट डेट भी याद रखना है, 15 अगस्त 1969 को, अच्छा दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन। इसके अलावा पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को। तो कितने बैंकों का किया गया था? यहाँ से क्वांटिटी पूछता है तो पूछेगा, बोलिएगा 14 बैंकों का, ठीक है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश युद्ध, माफ कीजिएगा, ये भारत पाकिस्तान युद्ध होगा, ठीक है, बांग्लादेश के मामले पे, तो ये 1971 में होगा, सही करके दे देंगे, हो जाता है भैया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में ही हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नासा के द्वारा चंद्रमा पे मानव को भेजा गया था, नील आर्मस्ट्रांग को, तो ये भी 1969 में घटना घटी थी। इंडिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर जो महाराष्ट्र में है, इसका भी गठन 1969 में ही करी गई थी। तो ये सारे 1969 में एक ही साथ याद रखिएगा, इसे ही बोलते हैं लिंकिंग प्रोसेस। इसके अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता जो है कृषि को ही दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं थर्ड पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश, और उस समय जो है हमारे ऊपर आक्रमण हो गया था, तो आक्रमण से स्थिति थोड़ा जर्जर हो गई, तो ध्यान देने लायक और कुछ बचा ही नहीं, तो हमने कृषि को ही मुख्य फोकस किया, जैसे पंचवर्षीय योजना पहले में किए थे। इसके अलावा 66 से 69 के काल को बता दिया, योजना अवकाश कोई भी योजना नहीं बना इसमें। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के स्टेट का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनर डिबिया लेके ढूंढता है ना। तो ये आपका मोरारजी देसाई है। 1977 में मोरारजी देसाई जनता पार्टी के तरफ से जो है आपका पीएम बने थे, ठीक है, और पहली बार ऐसा एक मौका था कि आपका कांग्रेस के इतर कोई पार्टी की सरकार बनी थी। हालांकि इसमें भी उथल पुथल रहा, है ना, जनता पार्टी फिर कांग्रेस फिर जनता पार्टी, तो ऐसे चलता रहा। तो इसीलिए आप 5वीं पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन देखिएगा तो 5 साल से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि खींचातानी में ये बढ़ गया था। इसके अलावा जो मोरारजी देसाई है, ये सबसे अधिक बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड रखते हैं अपने इंडिया में। बजट जनरली वित्त मंत्री पेश करते हैं। मोरारजी देसाई साहब 10 टाइम बजट पेश किए हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम बजट पेश करने वाले सनमुखम शेट्टी हैं, और गणतंत्र भारत की बजट पेश करने वाले जो हैं जॉन मथाई साहब हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे भैया। 16वां वित्त आयोग बन गए भैया, अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष बने हैं, किसी क्लास में शायद बताए हैं, ध्यान रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमार मॉडल पे आधारित था, दूसरा पीसी महालनोबिस पे आधारित था। ये दोनों ज्यादा पूछा करते हैं, ठीक है। तो ये पंचवर्षीय योजना, बाद बाकी पंचवर्षीय योजना बनाने वाली निकाय का नाम भैया योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई थी अपने आप में 1950 में, है ना। इसे समाप्त किया गया 2015 में। अब इसे समाप्त करके इसके जगह पे आ गया है भैया नीति आयोग, है ना, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग 2015 से स्टैब्लिश है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अब योजना आयोग समाप्त, तो योजना समाप्त। योजना आयोग ने कुल कितनी योजना बनाया भैया? तो 2012 से 17 अंतिम अवधि रही थी, और ये 12वीं योजना को बीच में ही टर्मिनेट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित देश और उनके राजधानी के साथ किसका मिलान सही नहीं है पूछ रहा है। तो अल्बानिया, ये तिराना, क्रोएशिया, जगरेब, बुल्गारिया, तालिन और फिनलैंड हेलेंसिकी। इन सभी को देखें तो बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। सोफिया नामक आपने रोबर्ट सुना होगा, तो यहाँ सोफिया नामक राजधानी है बुल्गारिया की। बाद बाकी अपनी अपनी जो राजधानी सही बैठाया गया है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, इसकी मुद्रा लेव है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, अब इसका मुद्रा जो है यूरो जोन में आ गया है। तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली तो अपना है भाई, दिल्ली है इसका, ठीक है। दिल्ली इच्छा बोलते हैं ना, मेरा दिल इच्छा है ना। तो ये आपका तिमोर लेस्टे की राजधानी है, और मुद्रा इसका जो है यहाँ यूएसडी भी चलती है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। इसके अलावा इंडोनेशिया की रुपया ही भी चलती है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना, तिमोर लेस्टे के लिए। इसके अलावा
फिलीपींस की राजधानी है मनीला। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राइस संस्थान है, चावल संस्थान है, और एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय भी है, जिसकी गठन 1966 में किया गया था, एशियाई विकास बैंक की स्थापना। और इसकी मुद्रा क्या है फिलीपींस की, तो पेसो है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ, ये भी एक अपने आप में इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे कोई चीज को जो है ना, जैसे पायलट रन करते हैं कोई चीज का, जैसे मान लीजिए कि अब हमें जो है, हमें जाने दीजिए मैं कैसे आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए कि पहले मैं कोई चीज पैसा में लेता था, अब पैसा में नहीं लेते हैं, अब पैसा में नहीं लेते हैं। एक ऐसा चीज है कि मतलब मैं ऑनलाइन कोई ऐसी कॉइन या फिर कोई ऐसा टोकन के सहारे मैं कोई चीज अब खरीदना स्टार्ट किया हूं, है ना, तो ये ट्रायल रन करते हैं कि हार्ड करेंसी नहीं, मतलब ऑनलाइन लेते हैं। तो ऐसे ही जो है आपका ये यूरो मुद्रा अस्थायी रूप से पहले ही स्टार्ट हो गया था, 1999 में ही स्टार्ट हो गया था, सांकेतिक तौर पे कहिए या फिर अस्थायी रूप से कहिए। लेकिन जो करेंसी छप के वास्तविक स्वरूप में आया ये 2002 में आया। ठीक है दोस्तों, बुरा मत मानना, मैं देहाती भाषा में ज्यादातर बात बोलता हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। आपको टीचर नहीं बनना है, PhD नहीं करा रहे हम आपको एग्जाम पास करना है। ठीक है, यूरो की शुरुआत जो है आमतौर पे बता दिया कि 1999 में ही हो गया था, लेकिन जो आधुनिक आपका जो प्रचलन है ये 2002 में हुआ, जैसा कि आप यूरो को देखे होंगे, है ना। यूरो काफी महंगा है भैया। इसके अलावा 12 देशों ने शुरुआती चरण में यूरो को अपनाया था जब यूरो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन आज यूरो के कितने हैं अपनाने वाले देश, तो 20 है। और अंतिम देश कौन बना था, क्रोएशिया। ये क्रोएशिया 20वां देश बना था आपका यूरो का, जो यूरो जोन में शामिल हुआ है। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन, एक इसी प्रकार का प्रश्न जैसे यूरो को कब अपनाया गया, वैसे ही एक सोवियत संघ का विघटन भी आपसे पूछा जाता है। सोवियत संघ रसिया वाला, है ना, तो 1991 में हुआ था, और ये 15 ऐसे राज्य का एक समूह था। मान लीजिए रूस आज अपने आप में इतने बड़े भी है, जब ये 15 एक साथ था तो समझ ली कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस चावल को GI टैग मिला है। देखिए उत्तर प्रदेश में एक से अधिक चावल को, काला नमक चावल जो है इन्हें भी मिला है आपका GI टैग, लेकिन इसे 2023 में नहीं मिला है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लू है, करंट सेक्शन है 2023, तो 2023 में आदम चीनी चावल को मिला है। ये उत्तर प्रदेश की चावल है। GI टैग क्या होता है, एक प्रकार की सर्टिफिकेट, ब्रांडिंग समझ लीजिए, ब्रांडिंग समझ लीजिए भैया, कि इसका नाम का इस्तेमाल भी आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते हैं। GI टैग की एक बार मिल जाने पे सामान्यतः वैलिडिटी कितने वर्षों की होती है, तो 10 वर्षों की होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके किसी प्रोडक्ट को GI टैग के लिए आवेदन भेजना है तो आप कहां भेजोगे, चेन्नई में इसके पंजीकरण संस्थान में भेजोगे। हालांकि ये अलग संस्था के मदद से ऑपरेट होते हैं, लेकिन आपको इंडिया स्तर पे चेन्नई में आवेदन करना होगा। ठीक है भाई, तो ये मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखेंगे। 2023 में उत्तर प्रदेश के बनारसी पान, लंगड़ा आम जिसे हम बिहार में मालदा आम कहते हैं, अच्छा आम होता है, इसका आठी यानी गुठली बहुत पतला होता है। हाथरस हींग खाने में खाना चाहिए, पाचन शक्ति के लिए अच्छा होता है। नगीना लकड़ी शिल्प, रामनगर का भाटा, व्हाइट कलर का भाटा, बखीरा ब्राउस बेयर को GI टैग जो है 2023 में उत्तर प्रदेश से इतने GI टैग के वस्तु हैं या फिर कला वगैरह हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा GI टैग का पंजीयन 10 वर्षों के लिए बता दिया। इसके बाद GI टैग जिसको मिल जाता है ये नकल को रोकता है, एक प्रकार का ब्रांडिंग बना देता है उसको। भारत में GI टैग के लिए आपको चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे आपको आवेदन करना होगा ऑनलाइन या फिर कोई भी माध्यम से। ठीक है भाई, है ना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य GI टैग में आएंगे तो अमरोहा ढोलक, इसकी अलग क्वालिटी है। कन्नौज का इत्तर, खुशबुओं की नगरी, है ना। इसके अलावा लखनऊ का चिकन शिल्प, चिकनकारी के लिए लखनऊ फेमस है। इलाहाबाद का सुरखा अमरूद इलाहाबाद का। काला नमक चावल, मेरठ की कैंची, चुनार का बलुआ पत्थर। ये बलुआ पत्थर जो है ना, मतलब बिल्डिंग मटेरियल में चुनार का बलुआ पत्थर, लेकिन महोबा का जो गौरा पत्थर को मिला था GI टैग, तो ये कला के रूप में वहां पे यूज होता है। ठीक है,
महोबा में जो गौरा पत्थर है ये इसके जो कुछ बनाए जाते हैं इसलिए इसको जीआई टैग मिला था। और ये बलुआ पत्थर जो है आम रूप से जीआई टैग मिला था, तो है ना, बलुआ पत्थर आपका चुनार का हो जाएगा, महोबा के गौरा पत्थर हो जाएंगे। महोबा वही है भाई, आला उदल वाला, आप सही समझ रहे हैं, है ना। इसके अलावा अन्य उत्पाद जैसे फुलकारी हैंडीक्राफ्ट ये पंजाब के हैं, इन्हें भी मिला था। बिदरी वर्क ये आपका कर्नाटक के हैं, इन्हें भी मिला है। सूरत का जरी वर्क है ना, ये आपका सूरत में जरी और सूरत में नवसारी भी एक जगह है, ये भी जरी का काम करता है, मतलब गुजरात के अंदर, सूरत तो है ये है, नवसारी भी एक जगह है, ठीक है, तो वहां भी जरी का काम होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे किस चीज का एग्जाम हुआ था मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2023 में अभी सितंबर अक्टूबर में कोई एग्जाम हुआ था, वहां पे नवसारी जगह पूछा गया था, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, सोहराय खोबर झारखंड, ये सबको भी जीआई टैग दिया गया है। भारत में पहली बार जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था 2004 ईस्वी में। पहला रामसर साइट चिल्का था। पहला रामसर शहर कौन सा बन रहा है? उदयपुर राजस्थान बन रहा है, जिसे झीलों का शहर कहते हैं, और उदयपुर की स्थापना जो है उदय सिंह सेकंड के द्वारा किया गया था। पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, ये व्हाट्सएप का लिंक है, क्लिक करोगे व्हाट्सएप मैसेज करना है, हाय लिख के या पीडीएफ लिख के, आपको वहां से ग्रीटिंग मैसेज वापस तुरंत आता है सेकेंडों में, उसमें आपको पीडीएफ के बारे में सारी जानकारी लिखा गया होता है। फिर भी मैं आपको बता दूं, ये इसलिए बता देते हैं ताकि आप, कोई बच्चे मान लीजिए बिहार से नहीं है, कोई बच्चे यूपी से नहीं है, मैं इसमें लिख के रखा हूं, ऐसा हो तो कहेगा कि मुझे ये लेना था तो इसमें चेंज हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे 25 में ही खाली लेंगे तो 57 क्लास का एक नोट मिलेगा, प्ले लिस्ट देखिए और इसको देखिए, फायदा करेगा एग्जाम में। 35 में लेंगे तो आपका एसएससी जीडी जो न्यू सीरीज चल रहा है उसके 35 क्लास आपको मिलेंगे, अभी 8-9 क्लास हुआ है, आज 9वां हुआ है, और इसमें टॉपिक वाइज सब में मुफ्त है, तो ये बोलूंगा नहीं, कॉमन है, समझ लिया है ना। टॉपिक वाइज करीब 20 पीडीएफ आपको कॉमन मिलेगा, 20 टॉपिक का, इससे ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल में। तो बीएसएससी का लेंगे 35-40 का, बीएसएससी का 40 क्लास मिलेगा, 22 क्लास हो गया, टॉपिक वाइज मुफ्त मिलेगा। 35 में यूपी पुलिस, ये जो आप देख रहे हैं, इसके आपको 25 क्लास मिलेंगे और टॉपिक वाइज मुफ्त मिलेंगे। 60 लेंगे एसएससी जीडी न्यू, यानी जो एसएससी का सीरीज चल रहा है 35 वीडियो आएगा ये वाला, और बीएसएससी का इसमें 40 वीडियो टॉपिक वाइज। कोई बच्चा चाहता है कि मैं बीएसएससी ना लगे यहाँ पे यूपी पुलिस को लूं, तो यूपी पुलिस भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। कोई भी सेम दाम के चीज को आप रिप्लेस कर सकते, जैसे बीएसएससी का भी 35 है, यूपीपी का भी 35 है ना, एसएससी जीडी का भी 35 है, तो आप रिप्लेस कर सकते हो जहां भी ये वर्ड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ बीएसएससी को रिप्लेस करके यूपी लिख दिया है ना, इसी तो आप ऐसे कर सकते हो, आजाद हो, है ना। तो अब इसमें देख लीजिए 100 में तो सभी ये तीनों एक्टिव प्लान मिल जाएंगे, और पास्ट के दोनों, एक 21 वाला और एक 57 वाला टॉपिक वाइज वो भी मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर 100 रुपए तक का ले लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन छूटना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। और 100 रुपए में मुझे नहीं लगता कि कोई किताब आ जाता है जिसमें अगर 50 पन्ना होगा, और 50 पन्ना भी होंगे तो उससे 5 सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे पीडीएफ से 80% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जी, 80% की बात कर रहे हैं हम। अगर आपने 100 का लिया और पूरा पढ़ के प्लेलिस्ट भी देखा और मेरा बात भी सुना जो मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में हुआ था, अमृतसर में। जो इच्छुक है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो है रात को 10 बजे से पहले, सवेरे को जो है 7 बजे के बाद आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था, आगा खां के द्वारा तथा सलीमुल्लाह खां के द्वारा, ठीक है। इनके अलावा मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था? ये क्वेश्चन पूछता है। 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो 1940 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछे जाते हैं, सर सैयद अहमद खां थे। इनके अलावा फर्ग्यूसन कॉलेज जो कहां पर है? सबसे पहले ये महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक में कौन से स्वतंत्रता सेनानी जुड़े रहे थे? ये पूछता है आपसे, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है फर्ग्यूसन किसी जो है ना बिहारी का नाम नहीं होगा, ये कोई अंग्रेज का ही नाम है, लेकिन जो इंडिया के स्वतंत्रता सेनानी जुड़े रहे इसमें बाल गंगाधर तिलक साहब थे, ठीक है। नौजवान सभा का गठन 1926 में भगत सिंह साहब ने किए थे। भगत सिंह साहब हसरा का नामकरण भी किए थे। हसरा क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। 1928 में भगत सिंह साहब के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। स्वराज पार्टी की गठन 1923 में होती है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। अगर इन दोनों में से भी आपसे पूछे कि अध्यक्षता कौन संभाले थे तो चित्तरंजन दास, ठीक है।
मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये दोनों कैरेक्टर असहयोग आंदोलन में अपना 100% देने के लिए अपनी वकालत की पेशा छोड़ दी थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है और इस फॉर्मेट में एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि किसने असहयोग आंदोलन में अपनी योगदान देने हेतु अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो इन दोनों का नाम बताइएगा, है ना। ये स्वराज पार्टी की गठन क्यों हुआ था? क्योंकि आप जानते हैं गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, बहुत अच्छा चल रहा था, पूरे इंडिया के सभी समुदाय की जो है इसमें सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड होता है जो हिंसक प्रवृत्ति रूप धारण कर लेता है, मतलब थोड़ा हिंसक हो जाता है, थोड़ा क्या मरे बढ़िया, है ना, अंग्रेज मरे थे भाई, है ना। तो ये जो है ना गांधी जी इससे जो थोड़ा रुष्ट हो गया और निर्णय लिए कि इसे बंद किया जाएगा। तो शुरुआत में बहुत जो इनके मतलब असहयोग आंदोलन में जो और भी नेतागण थे जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और भी लोग तो सपोर्ट में नहीं थे। बाद में जो है गांधी जी जो है इन्हें पूर्णतः जो भी क्रिया से हुआ लेकिन बंद करवा ही दिए। तो इनसे रुष्ट होकर बहुत नेतागण अपना अलग अलग पार्टी बनाए, तो इसमें एक स्वराज पार्टी भी है, ठीक है भाई, क्योंकि किसी के मन में ये नहीं था कि बंद हो, चलना चाहिए था और एक्चुअली में चलना चाहिए था। इसके अलावा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में होती है और एगो कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 1985 में होती है। कांग्रेस की स्थापना डफरिन गवर्नर था अंग्रेज उस समय हुआ था। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के प्रयास से हुआ था। एओ ह्यूम को शिमला का संत या हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के प्रथम बैठक में व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने अध्यक्षता संभाले थे, 1885 में बंबई में हुआ था। कांग्रेस के सेकेंड अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है आपका अध्यक्षता संभाला गया था। कांग्रेस के थर्ड 1887 बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम हुए। सेकेंड मुस्लिम जो कांग्रेस में अध्यक्ष हुए रहमतुल्लाह सयानी साहब 1896 में। इसका अपना महत्व है, सबसे पहले वंदे मातरम यही गाया गया था 1896 में कोलकाता के अंदर। फिर 1906 में आपका जो है दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे जिसमें आपका राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ा था, गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष कर रहे थे। 1915 माफ कीजिएगा 1916 अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता कर रहे थे। लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे। 1929 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, इसमें अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस साहब किए थे। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी मैं बताया हूँ किस स्टेट में भैया, MP में है, तो त्रिपुरा मत पहुंच जाना, है जबलपुर के पास है ना। तो 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें जो है पटाभी सीतारामैया नेताजी के विपक्ष में खड़े हुए थे जो महात्मा गांधी का कैंडिडेट था और नेताजी जीतने के बाद भी कांग्रेस से इस्तीफा दिए थे। तो ये कांग्रेस की कुछ जो है आपका क्रियाकलाप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो आपका फ्लड होता है, राष्ट्रीय फ्लड आयोग जो है इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में, मृदा मतलब मिट्टी भैया, सोइल है ना, ये इसका जो है 1953 में हुआ था। अब यहाँ पे जो आपको कलरफुल दिख रहा है ना प्रणाम वाला साइन के साथ, तो ये रिक्वेस्ट समझिएगा। इतना चीज बताया, आप लोग मुझे बताइएगा टिस्को की स्थापना कब हुई, SBI की, RBI की, BCCI की और साई की। साई है आपका भैया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। तो ये पांचों का क्रम में लिख के भेजिएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं 1905, 1908, 1912 ऐसे इस प्रकार से लिख के भेजिएगा। देखते हैं कितने कंसेस बच्चे हैं। कोई नहीं भेजेगा तो 3-4 तो मुझे नाम याद है वो जरूर भेजेगा। एक रवि है, एक ऋतु है, एक और जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, है ना, लेकिन और जो बच्चे कंसेस है वो तो भेजेंगे ही। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दोबारा कब प्राप्त हुआ, दोबारा कब प्राप्त हुआ? जैसे आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है, हाँ कहाँ थे, दोबारा कब प्राप्त हुआ ये मैं बता रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय की, जैसे आप जानते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है, तो दोबारा कब हुआ, ठीक है। तो ये 43वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इन्हें दोबारा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया था, ठीक है भाई। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार अनुच्छेद 137 में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। 124 से गठन होती है, 129 से रिकॉर्ड अभिन्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, और 32 से रिट जारी करते हैं। ये तीनों एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसे जरूर रखिएगा। इसके अलावा 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, है ना, UPSC के सदस्य की जो उम्र सीमा है पहले 60 हुआ करता था, इसे बढ़ा के 62 वर्ष कर दिया गया। रिटायरमेंट का एज जो UPSC के सदस्यगण होते हैं जिसकी नियुक्ति आपका कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करता है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन, ये तो
मतलब परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी जानते हैं, कई बार अटेंड किए होंगे और कितने दफ़ा मैं आपको याद करा दिया होऊंगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, संसदीय कार्यकाल को बढ़ाया गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में लाई गई। बहुत सारे ऐसे चीज हुए इसमें जो आपके संविधान में पहली बार हो रहा था, या फिर एक कई तरीके से कहिए कि इतने चीज हो गए ना कि इसका नाम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया गया। इसे मिनी संविधान या लघु संविधान का दर्जा दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 10 प्रकार के, हालांकि 8 प्रकार के ही स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा किया गया था, लेकिन 10 प्रकार के जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य कैसा आया ये भी मैं आपको बता दिया हूं, तो मैं यहां से निकलता हूं क्योंकि मौलिक कर्तव्य पिछले क्लास में भी बताया था। और 106वां संविधान संशोधन, इसके तहत जो है महिला के लोकसभा में 33% आरक्षण की बात हो रही है, 1/3 की। ठीक है, 1/3 है ना भैया। सिर्फ लोकसभा में नहीं, राज्य के विधानसभा या फिर जहां भी आपके केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है वहां पर ये एप्लीकेबल होंगे और ये लागू भी हो गए। ठीक है, तो जब 1/3 आपका ये हो जाएगा ना महिला, तो ये 550 का 1/3 कर लीजिएगा, है ना। 3 × 3, 2 पर 5 25, 3 8 24, 1 पर 0 10, 3 3 9, तो 183 महिलागण जो है लोकसभा में अब आएंगे। अब तक 81 है अभी, है ना, तो ये 183 आएंगे, राज्य में भी और आपका केंद्र में भी, यानी विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। तो इसकी संविधान संशोधन तो है जी 106, लेकिन ये विधेयक बिल कितना है 128वां। ये VVI करके रखेंगे, एग्जामिनर आपको चकमा देता है ना भैया, 106 भी ऑप्शन में दे देगा। इसके तो लागू हुआ ना, इस नाम से बिल आया था 128 वजह से मैंने आपको GST में बताया था कि भाई 101वां जरूर है, लेकिन इसका बिल का क्रमांक ज्यादा है। और मैं ये क्यों होता है ऐसा ये भी बता दिया था कि भाई आता तो है लेकिन सब पारित ही थोड़ी हो जाते हैं। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है, 102वां संविधान संशोधन OBC से, 103वां EWS से, 104वां संविधान संशोधन लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन, लोकसभा में प्रेसिडेंट करते थे, विधानसभा में गवर्नर करते थे। गवर्नर 1 आदमी का करता था, प्रेसिडेंट 2 आदमी के करते थे, है ना। तो ये जो है आपका नीति समापन हो गया। साथ ही साथ जो SC ST है इनके आरक्षण में 10 वर्षों के लिए बढ़ोतरी कर दिया गया। तो ये दोनों एक तीर से दो निशाना 104वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, मतदान की उम्र सीमा को घटा के 18 से 21 कर दिया गया। ये बड़ी अच्छी बात करी हमने, कहा है ना। इसके अलावा 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को, है ना, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा देखिए 55वां संविधान संशोधन है ना, इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। इसके अलावा 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य बनाया गया। तो ये तीनों राज्य मैंने बहुत दफा ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखा है, यही तीनों राज्य दे देगा, फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से पहले किसका गठन हुआ। अब क्या करोगे, 36 पहले, तो ये आपका बना था 1975 में। ठीक है, इसके अलावा जो आपका गोवा है ये 1987 में बना था और ये भी 1987 में बना था, लेकिन ये 55 में और ये 56वां है। तो इन दोनों में निर्माण किसका पहले, तो अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, गोवा और इनमें। ठीक है भैया, गोवा की एक अपनी अलग कहानी है, जैसे कि मैं कल परसों बताया भी था। पहले 12वां संविधान संशोधन पुर्तगाली से छूटने के बाद 1961 में, इसके तहत ये UT पहले बनाए गए थे। गोवा भी आपका केंद्र शासित प्रदेश रह चुका है। ठीक है, इसके अलावा 73वां और 74वां संविधान संशोधन बड़ी अच्छे से कल व्याख्या करके बताया था। 73वां और 74वां, 73वां ग्राम पंचायत से, 74वां नगर नियोजन से। 73वां जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इससे संबंधित अनुसूची 11वां है, इससे संबंधित भाग 9 है। 11वां अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। इसके बाद करेंगे, इससे संबंधित भाग 12 है, इससे संबंधित, माफ कीजिएगा, अनुसूची 12 है, इससे संबंधित भाग 9 का A है। और इसके 12वें अनुसूची में 18 विषय है और ये नगर पालिका से संबंधित है। तो ये सभी जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन 2002 जो मौलिक कर्तव्य 11वां आया था, ये भी आया था। साथ ही साथ आर्टिकल 21 के A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की फैसिलिटी, ये भी जो है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के थ्रू ही करा गया था। 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल से संबंधित है। 12वां संविधान संशोधन गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के दर्जा देने से संबंधित है। ये तो मैं अभी बता ही दिया मौखिक रूप से।
से भाषाई जो संविधान संशोधन है, भाषा को अपने संविधान में ऐड करने के लिए, तो ये संविधान संशोधन है 21वां, है ना, 71वां, और इन दोनों को जोड़िए 1 1 2 और 7 2 9 92वां। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। शुरू में संविधान में 14 भाषा था, बाद में 21वां से आया सिंधी, है ना, 71वां से आया नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92वां से आया आपका मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो। तो ये 4 और 3 7 और एगो है सिंधी, तो 8, तो 8 और 14 22 गो भाषा है। ठीक है। इनके अलावा अप्रैल 2023 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक झील किस राज्य में है ना। देखिए जल की भी गणना होती है, अब जल की तो कोई गिन नहीं सकता ना, है ना, मटेरियल नॉन है ना भाई, तो गिनोगे कैसे। तो ये स्रोत की उपलब्धता देखा जाता है। फिर आपका, है ना, पशु की भी गणना होती है, पशु की, फिर आपका आदमी का तो होबे करता है ना। इनके अलावा जो जंगल की भी गणना होती है, तो ये सब की गणना होती है भाई। ठीक है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमारी जनगणना कितने साल पे होती है? 10 साल पे। अभी 2021 वाला होना चाहिए था। इसके अलावा जो पशु की है ये कितने साल पे? 5 साल पे। और जो जंगल की है ना, वन की सर्वेक्षण, ये कितने साल पे? 2 साल पे। तो ये जो ध्यान रखिएगा 10 साल, 5 साल, 2 साल, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके थे कि पशु की जनगणना कितने साल पे होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये तमिलनाडु में सबसे अधिक झील बताया गया है ना, इस जनगणना रिपोर्ट, मतलब ये जो जल शक्ति मंत्रालय का जो ये रिपोर्ट है जल स्रोत का कलेक्शन वाला डाटा, तो इस डाटा के अनुसार तमिलनाडु में सर्वाधिक झीलों की संख्या है। भारत में सबसे अधिक जल स्रोत, है ना, पश्चिम बंगाल में है ना। और समूचे भारत में सबसे अधिक जल का स्रोत क्या है? तालाब है। तालाब ये आदिकाल से चलता आ रहा है, जल स्रोत है। वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है तालाब में, फिर साल भर चलता रहता है, फिर बारिश आता है, फिर भर जाता है, यानी घटता है, बढ़ता है, चलता रहता है अनवरत, है ना। इनके अलावा भारत में वनों का सर्वेक्षण 2 वर्षों पे, मनुष्य की जनगणना 10 वर्षों पे, पशुधन की जनगणना 5वीं वर्ष में करी जाती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में, पेनिनसुलर इंडिया जो है, प्रायद्वीपीय भारत जब भी कहूं तो समझ लीजिए ये वाली पोर्शन की बात हो रही है जो भी शेप पे है, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पे आपका भी शेप लेंगे वहां की बात हो रही है। इस साइड हमारा अरब सागर, इस साइड बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे है तमिलनाडु, ये पेनिनसुलर इंडिया है ना। प्रायद्वीपीय शब्द का मतलब होता है 3 ओर से कोई भी जगह जल से घिरा हुआ और 1 ओर से स्थल से घिरा हुआ, तो उसे पेनिनसुलर कहते हैं। ठीक है। तो पेनिनसुलर जो इंडिया है वहां पे सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। इसके अलावा सिंचाई का प्रमुख संसाधन जो उत्तर प्रदेश की एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 4 गो है। सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई होता है, फिर नलकूप और कुआं, और तब पौंड तालाब से जो है आपका सिंचाई होती है। सल्तनत काल में सिंचाई व्यवस्था हेतु कौन से शासक ध्यान दिए थे? तो सबसे पहले नहर निर्माण तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया, और बड़ी पैमाने पे नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया। और दीवान ए अमीर, ये भी कृषि से संबंधित विभाग था। दीवान ए अमीर या दीवान ए अमीर के जगह पे कोही लिखेंगे, दोनों सेम बात है। तो ये आपका एमबीटी ने स्थापना करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। इनके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1866 में किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ तो प्रयागराज में है, एडिशनल पीठ इसके लखनऊ में भी है ना, डिस्ट्रिक्ट है तो रहेगा ना, है ना। तो ये लखनऊ में है। इनके अलावा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत के सर्वप्रथम 1862 में हाई कोर्ट का गठन हुआ था, जो कहां पे हुआ तो 3 जगह, लेकिन अगर आपसे पूछे कि 1862 में सबसे पहले हाई कोर्ट का गठन क्या हो गया, तो सबसे पहले आप कोलकाता बताना, तब आगे बताना भाई। कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये 3 जगह 1862 में गठन हुआ था, है ना। इसके अलावा देश में सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या कहां है हाई कोर्ट में? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। इसके अलावा कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में और कौन से आपका यूटी या स्टेट आता है? तो आप कहोगे अंडमान निकोबार जो है कोलकाता में आता है, और आपका जो लक्षद्वीप समूह है ये हमारा केरला उच्च न्यायालय के मतलब अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो केरल के अंतर्गत लक्षद्वीप आता है, कोलकाता के अंदर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। 2000 ईस्वी में 3 राज्य में उच्च न्यायालय बने, बताइए भट्ट से कौन से? तो जो तीनों 2000 में बने थे। तो 2000 ईस्वी में कौन सा 3टा स्टेट बना था? तो छत्तीसगढ़ एमपी से कट के, उत्तराखंड यूपी से कट के, और झारखंड बिहार से कट के। तो इन दिनों में जो है 2000
2000 में अपना अपना हाई कोर्ट बनाया था। 2013 में 3 गो और स्टेट में उच्च न्यायालय बने। इससे पहले ये दूसरे पे डिपेंड हुआ करता था। ये कौन सा 3 गो राज्य है? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, है ना। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, है ना। इसके अलावा 2019 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उच्च न्यायालय का गठन हुआ और सबसे लास्ट हाई कोर्ट कहेंगे तो आंध्र प्रदेश। और मैंने जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी को ही चेंज करने की बात सोच रहा है। इसकी राजधानी विशाखापत्तनम होने जा रहा है, ठीक है, जहां आपका इंडिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड बंदरगाह है। इसके अलावा आज़ादी के पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1774 में, है ना, कोलकाता में किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, और ये 4 सदस्यीय हुआ करता था 1+3 के रेशियो में। इसके अलावा संघीय न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में करी गई थी, ये ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का गठन जैसे फैसिलिटी, मतलब जो काम करना स्टार्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट, पहला बैठक बैठा ये 28 जनवरी 1950 को बैठा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम इंट्रोड्यूस करवा लिए थे कब? गणतंत्र दिवस, पहला गणतंत्र दिवस के अवसर पे 1950 में। आप लोगों पे क्वेश्चन उधार रखता हूं, है ना, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहे हैं? क्योंकि बताया था अभी 2 दिन भी नहीं हुए। इसके अलावा आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस के 1 ग्राम अणु के आयतन कितने होते हैं? तो जो आदर्श गैस का जो अनुसार है कि गैस के 1 ग्राम अणु के जो आयतन कितने लीटर होंगे, तो 22.4 लीटर होते हैं, ठीक है। आदर्श गैस का समीकरण आपका PV बराबर nRT है, ये डायरेक्ट पूछता है इसका समीकरण, अवस्था समीकरण भी इसे कहते हैं। इसके अलावा बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम, एवोगाड्रो के नियम, ओम के नियम, है ना, चिरकॉफ का नियम, ये सब काफी आप किरचॉफ एक्चुअली, कि हम लोग चिरकॉफ ही बोल देते हैं उसे, किरचॉफ है एक्चुअली। तो वो जो है आपके ज्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो कम से कम आपको इतना मतलब मोटे मोटे तौर पे पता होना चाहिए कि ये नियम होता क्या है, ठीक है। तो बॉयल के नियम में आइए सिंपल भाषा में, आज भूलना बंद करो, ठीक है। देखिए बॉयल का नियम में क्या होता है, कांस्टेंट जो रहता है, जो अचर रहता है, अचर मतलब भैया कांस्टेंट, हिलेगा डुलेगा नहीं। 2 जो है कांस्टेंट वैल्यू है। कोई 2 को 3 बोलता है क्या? यूपी में इसे 3 बोलते हैं क्या, और बिहार में 2 बोलते हैं? ऐसा नहीं, हर जगह 2 ही बोलता है ना, कांस्टेंट है ये। और ये वाला जो है ये वेरिएबल है, इसका मान कुछ भी हो सकता है अगर आप इसे गणितीय फॉर्म में यूज करें तो, है ना। तो अचर क्या रहता है? कांस्टेंट। बॉयल के नियम में तापमान यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, T कांस्टेंट रहता है। अब ये T कांस्टेंट होते हुए रिलेशन किसके किसके बीच में देता है? तो आयतन और दाब के बीच में देता है। आयतन का जो है, आयतन जो होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। दाब बढ़ेगा आयतन घटेगा, आयतन बढ़ेगा दाब, आयतन बढ़ेगा दाब घटेगा। इस प्रकार से जो है आपका ये बॉयल का नियम कहता है। बस यही 3 चीज याद रखना है आपको। लैंग्वेज याद करने की क्या जरूरत है, आप खुद ही कर लोगे ना भाई, कि अचर ताप में, है ना, बॉयल का नियम क्या बताता है कि दाब के व्युत्क्रम, आयतन जो है उनके दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। वॉल्यूम है और प्रेशर है भैया, ठीक है। इसके अलावा चार्ल्स का नियम में क्या कांस्टेंट रहता है? अभी आपने बॉयल देखा तो वहां पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था। चार्ल्स के नियम में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, और रिलेशन बता रहा है यहाँ पे परम ताप और आयतन के बीच में, है ना। 3 ही चीज है, या तो दाब है, ताप है और वॉल्यूम है। चार्ल्स है या फिर बॉयल है, इन तीनों के चीज में ही, मतलब तीनों में ही रिलेशन स्थापित है। इसमें एक कांस्टेंट रहता है और 2 के बीच में रिलेशन बता के चार्ल्स का नियम और बॉयल का नियम देता है। तो पहले में आपने देखा कि टेम्परेचर था कांस्टेंट और V बराबर 1/P, यानी आयतन जो है दाब का व्युत्क्रमानुपाती। अभी ये जो दूसरा आपने चार्ल्स का नियम देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, तो प्रेशर ही कांस्टेंट हो जाता है। और जो कांस्टेंट होगा ये समीकरण वाले पोर्शन में नहीं आएंगे, याद रखने की तरीके बता रहा हूं, है ना। तो ये जो है आपका आयतन जो है ये परम ताप के सीधा समानुपाती होता है, परम ताप के सीधा समानुपाती होता है। यहाँ पे लिखा भी गया है भैया परम ताप बराबर आयतन। इसके अलावा एवोगाड्रो का नियम, ये इसमें क्या होता है, दोनों मतलब कांस्टेंट रहता है, P और T दोनों, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट होता है, तब ये आयतन और मोल की संख्या के बीच रिलेशन स्थापित करता है कि आयतन मोलों की संख्या की समानुपाती होते हैं। इसके अलावा ओम के नियम में
इसमें भी अचर तापमान होता है। इसमें भी ओम के नियम में क्या कांस्टेंट होता है, तो तापमान कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जब बचपन से आप याद करते आए होंगे कि अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होता है। तो ये V बराबर आई आर। V क्या है यहाँ पे, विभव या विभवांतर, R क्या है रेसिस्टेंस और I क्या है करंट। ठीक है, इसमें डाल के हमने आपको न्यूमेरिकल बनाना सिखाया था। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के समीप आदिवासी समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कर्म नृत्य। देखिए एगो है कर्मा नृत्य, कर्मा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कर्मा, है ना, दिलीप कुमार वाला कर्मा नहीं, है ना। तो ये जो कर्म है ये आपको उत्तर प्रदेश में एक जनजाति पाया जाता है, खरवार जनजाति, मिर्जापुर आदि के क्षेत्र में, तो उनके द्वारा ये कर्म नृत्य करी जाती है। और कर्मा नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ में करी जाती है। ठीक है भाई, इसके अलावा यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य में पंडवानी, तीजन बाई को आप जानते होंगे, 2023 में पद्मश्री विजेता उषा बारले को आप जानते होंगे। उषा बारले भी पांडवानी से ही संबंधित है। इसके अलावा गौर मारिया, पंथी, पाली, सुवा, सैला, कर्मा, राउत, नाचा, ये सभी के सभी जो है छत्तीसगढ़ के एक्चुअली बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा हरेली होगा यहाँ पे, हरेली छत्तीसगढ़, तो ये भी ध्यान रखेंगे। हरेला उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के अन्य नृत्य में आएंगे तो रास होगा, रास नृत्य, धोबिया नृत्य, चरकुला, नौटंकी, कजरी, रासलीला, इसे लिख लीजिएगा, रासलीला भी होता है। तो ये सब जो है उत्तर प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश में एक जनजातीय नृत्य है भगोरिया, है ना, तो ये मध्य प्रदेश में जनजातीय नृत्य है। आपको जानना है कि मध्य प्रदेश में 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक एसटी समुदाय निवास करते हैं और सबसे ज्यादा एससी समुदाय निवास करते हैं यूपी में। नहीं सुने हैं तो सुनिए। इसके अलावा झारखंड में जनजातीय समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाली त्योहार है सरहुल। इसमें ओरावन जाति जो है, ओरावन इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये जाति जो है भाग लेते हैं। ठीक है भैया। इसके अलावा किसी खाद्य श्रृंखला में बकरी, लोमड़ी, बाघ है। इस श्रृंखला में तृतीय उपभोक्ता किसे कहेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा, बकरी है आपका वेजिटेरियन और लोमड़ी है नॉन वेजिटेरियन और बाघ भी है नॉन वेजिटेरियन, है ना। तो ऐसी कड़ी जब आपसे पूछे एग्जामिनर तो ज्यादा प्रभावी, ज्यादा शिकारी कौन है इन तीनों में, लोमड़ी और बाघ में। बकरी तो बेचारी कमजोर है, वो तो शिकारी है ही नहीं। तो लोमड़ी और बाघ में कौन है कमजोरी, मतलब शिकारी, तो बाघ। तो बाघ बाद वाला होगा क्योंकि बाघ लोमड़ी को आसानी से खा सकता है। तो इसमें पहला स्थान पे आपका गोट आएगा, ठीक है, फिर आएगा हमारा फॉक्स और फिर आएगा हमारा टाइगर, है ना। तो यहाँ पे सभी जो है उपभोक्ता ही है। ऐसा नहीं कि बकरी सेल्फ डिपेंडेंट है, स्वपोषी तो नहीं है ना। बकरी भी घास फूस खाता है, तो स्वपोषी तो सिर्फ पेड़ पौधे हो सकते हैं, बाद बाकी हम लोग तो भाई डिपेंडेबल है, मतलब दूसरे पे आश्रित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट उपभोक्ता है, ये सेकेंड उपभोक्ता है और ये है आपका थर्ड उपभोक्ता। अब बताइए क्या है भाई श्रृंखला में तृतीय उपभोक्ता, तो यहाँ पे आपको बाघ आंसर देना होगा। आइए नीचे कड़ी दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए थे। इसके अलावा खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे उत्पादक होता है। उत्पादक मतलब यहाँ पे देखिए घास फूस जो भी आपका नेचुरल चीज है उत्पादक है। इस घास फूस को टिड्डा खा गया, टिड्डा को मेढक खा गया, मेढक को सांप खा गया, सांप जब मर गया तो इसे जो है जीवाणु और कवक मिलके जो है प्रकृति को लौटा दिया, यानी जो है इसे अपघटित कर दिया। ठीक है, तो आप क्या समझे, घास फूस जो है हमेशा आपका जो है फूड चेन में पहला स्थान पे रहता है या सबसे नीचे रहता है। इसका लैंग्वेज होता है कि सबसे नीचे कौन रहता है, तो उत्पादक रहता है। उत्पादक है घास फूस और अपघटक कौन है, जीवाणु और कवक, और बीच में कौन है, सब तमाशा देखने वाला मतलब खाने वाला, जैसे हम लोग और भी जानवर। ठीक है, तो आपको पहचानने आना चाहिए। यहीं पे अगर आप बात कर लें, देखिए घास फूस तो उत्पादक हो गया, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक सेकेंडरी उपभोक्ता और सांप आपका तृतीयक उपभोक्ता है इस चेन में, और जीवाणु अपघटक है जो प्रकृति को अपघटित कर लौटाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन भाग लेता है, रोजोबियम नामक जीवाणु, और ये कहाँ रहता है, दलहनी पौधे के जड़ में रहता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी जीव होता है, लेकिन अमर बेल किसी भी पेड़ पे छप जाता है तो ये आपका क्या है, परजीवी है। इसके अलावा मुद्रा पूर्ति की माप के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्रकार M1 के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए मुद्रा पूर्ति के लिए M1 M2
M2 M3 और M4 का इस्तेमाल करी जाती है ना। तो इसमें जो है कौन सा नहीं आता है आपको M1 के अंदर, तो M1 के अंदर जो है कौन सा नहीं आएगा, डाक घर में मांग जमा नहीं आता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी लोगों के पास, जो आपके पास और हमारे पास कुछ टूटे फूटे पैसे हैं, ये जरूर आ जाते हैं इसमें। बैंकों के पास नगद जमा, ये भी इसमें आ जाते हैं। बैंक, रिजर्व बैंक के पास जो आपका अन्य जमा होता है, जो संकीर्ण मुद्रा का फॉर्म होता है, ये इसमें काउंट होते हैं, ठीक है। किसमें, M1 में। M1 की तरलता जो है सबसे अधिक होती है मार्केट में। तरलता मतलब उपलब्धता समझ लीजिए, ठीक है। तो डी नहीं होगा। अब आइए इसे समझते हैं। यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन SSC ने पूछा था, है ना। M1 लोगों के पास मुद्रा व सिक्के, बैंकों के पास नगद जमा और रिजर्व बैंक की संकीर्ण मुद्रा, ये तीनों को कंबाइंड रूप से हम M1 कहते हैं। डाकघर में मांग जमा में जब यही M1 की सारी फैसिलिटी को हम जोड़ देंगे तो M2 प्राप्त होता है। तो मतलब M2 वाला क्या हो गया, लोगों के पास मुद्रा, बैंक के पास नगद जमा और RBI का जो सूक्ष्म जमा है, साथ ही साथ जो डाकघर में मांग जमाएं जोड़ी जाती है ना, तो ये निकलता है हमारा M2। अब M1 में जब बैंकों के पास जो सावधि जमा है पूरे अवधि के लिए, मतलब सावधि, है ना, तो ये जमा है ना, तो उसे जब जोड़ दिया जाएगा तो M3 प्राप्त होगा। और जब ये M3 में हम डाकघर की कुल जमा जोड़ देंगे तो M4 प्राप्त होगा। इसे अपने भाषा में सजाएं, मैं अपने हिसाब से बहुत अपने भाषा में सजा के लिखा हूं ताकि आप समझ सको। पहले को खाली समझना है, बाद में कि पहला वाले में जैसे ही आपको याद हुआ, उसमें जैसे ही आप डाकघर की मांग जमा को जोड़ेंगे M2 प्राप्त होगा। M2 और M3 में कोई रिलेशन नहीं है, M1 को फिर से उठाना है और इसमें आपको जो है बैंक के पास जो भी सावधि जमा है जोड़ देंगे तो M3 प्राप्त होगा। और M4 में क्या है, M3 को जो किए हैं अभी आप, M3 को उठा के डाकघर की कुल जमा जोड़ दीजिए तो M4 प्राप्त होगा। यानी M1 से M2 का रिलेशन है और M3 से M4 का रिलेशन है, राइट। हम चलते हैं आगे, है ना भैया। इसके अलावा बाजार में तरलता मैंने बता ही दिया, M1 सबसे ज्यादा, M4 सबसे कम रहेगा। 2023 में 57वां, एक्चुअली 2022 से होगा, 2022 से क्लियर है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को किस राज्य से संबंधित? अच्छा ठीक है, सिर्फ ये याद रखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे कौन राज्य से है, तो ये गोवा से है। ये गोवा है, कोंकणी है ना, कोंकणी कवि है ये। नीलमणि फुकन के उपन्यास कमरलिन हेतु 1982 में, यहाँ पे जो है ये गलत है थोड़ा सा, ठीक है, ये आपका होगा भैया, ये दामोदर मौजे की ही बात हो रही है। और 82 में साहित्य अकादमी दिया, 83 में दिया गया था, राइट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर बदल लीजिएगा, ये दामोदर मौजे होगा। इसके अलावा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया लेखक नीलमणि फुकन को दिया गया था, जिनका भी हाल में निधन हो गया। तो इसे VVI करके रखेंगे। देखिए जब मैं पढ़ाने आया था यूट्यूब पे तो उस समय बिरजू महाराज साहब इस दुनिया से थोड़ी दिन के बाद चले गए थे, और मैंने आपको कहा था कि बिरजू महाराज अच्छा खासा धूम मचाएगा आपके एग्जाम में, और एक नहीं दो नहीं पूरे 6-7 एग्जाम में अच्छा खासा तहलका मचा दिए कथक करके की, है ना। तो ये भी जो है आप ध्यान रखिएगा, अगर ज्ञानपीठ से आता है तो इन्हीं को पूछेगा। कैरेक्टर 56वां याद रखिएगा, 56वां नीलमणि फुकन को मिला है, 57वां जो है दामोदर मौजे को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जो है 1965 में होगा फिर, ठीक है, 65 में ही होगा, 1965। एस जयशंकर, मतलब जयशंकर कुरूप, एस जयशंकर विदेश मंत्री वाला याद आ रही है मुझे, तो यहाँ पे शंकर कुरूप कर लीजिएगा प्रथम विजेता, ठीक है, ज्ञानपीठ का, ठीक है भैया। इसके अलावा भारत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले प्रथम महिला आशापूर्णा देवी, प्रथम श्रुति पत्र बंगला हेतु, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें एक जगह गलती है जो आप सुधार करेंगे, यहाँ पे नीलमणि फुकन लिखेंगे, जिसको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कमरलिन के लिए, ना भैया। इसके अलावा काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए किस पठार से जाकर मिलती है? तो जब काराकोरम श्रेणी आगे बढ़ती रहती है तो पामीर की पठार के, पामीर के जो है गांठ के पास जाके मिलती है। तो ये पामीर की पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, है ना, दुनिया का छत कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी भी है, सेकेंड वाला, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। केटू भी कहा जाता है, इसकी हाइट 86-11 है। आपका जो है माउंट एवरेस्ट का 88-50 है, अपना कंचनजंगा का 85 एक सेकेंड अपने कंचनजंगा का 85-86 है, और केटू का 86-11 है, ठीक है। ये भूलना नहीं है, ऊपर से 3 जरूर याद रखना है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये सभी ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय को आप तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। उसी प्रकार से जब नदी के आधार पर आप पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय या हिमाचल
हिमाचल हिमालय भी कहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। कौन सा हिमालय की बात हो रही है? ट्रांस हिमालय की, ठीक है। इसके अलावा काराकोरम श्रेणी पूर्व में कैलाश श्रेणी में स्थित है, मतलब श्रेणी में स्थित है, राइट, वेरी नाइस। काराकोरम श्रेणी के पूर्व में कैलाश स्थित है, ऐसा लिखना चाहिए। काराकोरम श्रेणी के पूर्व में कैलाश, सही लिखा है भाई। काराकोरम श्रेणी के पूर्व में कौन सा श्रेणी है? कैलाश है। इसके अलावा हिमालय में शिवालिक को सबसे दक्षिणी श्रेणी कहा जाता है। स्टार में पढ़ लीजिए, नदी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण हेतु पिछले क्लास देखें, वहां पे मैंने अच्छे से नदियों वाला जो है जिक्र कर दिया है कि किसकी छोटा किसकी एरिया बड़ा है, कौन कौन सी नदी निकलती है, कहाँ कहाँ से बीच के दायरा को क्या कहा जाता है, किसकी हाईएस्ट चोटी कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा 10 जुलाई 2023 को यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले भारतीय पहले कौन है? तो ये पार्थ सालुंके, ये महाराष्ट्र के आपका सतारा में है, जो वर्ल्ड यूथ तीरंदाजी अंडर 21 वाले में भारत के लिए रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ये पार्थ सालुंखे ये किस खेल से संबंधित है? तो आर्चरी से संबंधित है, ठीक है भैया। सालुंखे से कुछ याद आया क्या? जो आपका ये दया वाला एक आता है ना सीरियल, उसका क्या नाम है? CID, ठीक है। तो उसमें भी एक कैरेक्टर का नाम सालुंखे रहता है, मेरे ख्याल से वो डॉक्टर है शायद, नहीं, हाँ नहीं कुछ है, मेरे को इतना याद नहीं, मैं इतना नहीं देखता वाला। इसके अलावा यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में पार्थ सालुंखे ने भारत में पहली बार रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीता। पार्थ सालुंखे जो है ये महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले हैं। इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया भारत ने 11 पदकों के साथ। 11 पदक में 6 तो खाली गोल्ड है, 1 रजत है और 4 कांस्य है। पहला स्थान फिर भी कोरिया का रहा क्योंकि उसके गोल्ड की क्वांटिटी ज्यादा है। यह प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ? तो आपका आयरलैंड में हुआ, आयरलैंड के लिमरिक में, ठीक है। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में जो है प्रियांशु और अवनीत कौर की जोड़ी यानी युगल वाले में भी गोल्ड आया है भारत को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जुलाई 2023 में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों के 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में आर्यन नेहरा ने गोल्ड जीता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप है। इसके अलावा जुलाई 2023 में ज्योति याराजी, ये तो हालांकि पूछ लिया गया है, फिर भी टाइम है एग्जाम में आने के लिए। ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड जीती, है ना। इनके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो जोनाथन स्विफ्ट है। ऐसे पुस्तक भी राज्य सरकार काफी पूछते हैं, जरूरी नहीं खाली नया ही पढ़ाया जाए। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है, इसे इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है। जनरल थ्योरी नामक पुस्तक किन्स दिए हैं, ये भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन, ये भारत के प्रथम इकोनॉमिक्स में नोबेल जीतने वाले अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, तो इनके द्वारा होम इन द वर्ल्ड लिखा गया है। डिवाइन कॉमेडी के लेखक डांते हैं। ओडिसी और इलियड के लेखक होमर है, ठीक है भैया। इसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो हैं। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन है। मेन कैंप के लेखक हिटलर हैं। द ऑडासिटी ऑफ होप के लेखक भूतपूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब हैं। बी कमिंग के लेखक ओबामा साहब की पत्नी मिशेल ओबामा है। एक पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया भी पूछा गया था अभी। प्रिंसिपिया पुस्तक का नाम है भाई, प्रिंसिपिया। तो ये न्यूटन साहब लिखे हैं, न्यूटन, आइजैक न्यूटन साहब। गति के 3 नियम दिए थे, शीतलन का नियम दिए थे, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एगो पुस्तक का नाम है खाली प्रिंस, एगो तभी आपने प्रिंसिपिया देखा, एगो का नाम है खाली प्रिंस राजकुमार वाला, तो ये मैकियावेली का पुस्तक है। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास तर्कस भारत और किस देश के बीच में होता है? तो अमेरिका के बीच में होता है। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार भी होता है, तर्कस इत्यादि होता है। आज मैं पूरी देहाती में अमेरिका को अमेरिका कितना अच्छा लग रहा है ना। अभ्यास मालावार ये क्वाड देश के बीच होती है। क्वाड में हमने बताया था, कल पूछा भी था, बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया, सभी को धन्यवाद, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच जो है आपका गरुड़ है, वरुण शक्ति है, ये सब जो है आपका फ्रांस और भारत के बीच ये सैन्य अभ्यास कराए जाते हैं। अभ्यास संप्रीति अभ्यास बोंगो सागर, ये नाम से ही लग रहा है बांग्लादेश के साथ होता है। अभ्यास धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जीमेक्स, ये जीमेक्स जैसे ही देखे तो जापान, तो आप सीमेक्स देखेंगे तो सिंगापुर, है ना। इस प्रकार से भारत और थाईलैंड के बीच अभ्यास मैत्री भी होता है और कोरपाट भी होता है। एक 10 क्लिक बताया था,
है ना। इसके अलावा अजय बारियर बताया था। ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, आपका सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अलावा गन्ना, कपास और जूट को आप किस फसल के अंतर्गत रखेंगे? तो भैया गन्ना, कपास और जूट ये तीनों नगदी फसल के अंतर्गत हम रख देंगे। कपास की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी। भारत में डेक्कन ट्रैप जो है वहाँ के आसपास कैसी मिट्टी मिलेगी? काली मिट्टी। डेक्कन के पठार भारत के कितने राज्यों से गुजरते हैं? 8 राज्यों से। इस पठार की बनावट किस चट्टान की है? आग्नेय चट्टान की। मैंने काली मिट्टी को रिलेट किया था आग्नेय चट्टान से, क्या बताइएगा जरा, बता देते हैं। चलो, आग्नेय चट्टान की जब क्षरण होती है काली मिट्टी की निर्माण होती है। चूंकि डेक्कन का ट्रैप के पास काली मिट्टी पाया जाता है, इसका मतलब डेक्कन ट्रैप जो है आग्नेय चट्टान की बनी होगी, क्योंकि जो क्षरण हो गया तो मिट्टी जो है नीचे की तरफ आएगी, न कि ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, जब घनघोर ठंडा में, अभी कौन सा चल रहा है भैया? जनवरी। तो घनघोर ठंडा लगभग जो है हमारा अक्टूबर नवंबर से ठंडा अपने पीक पे आ जाता है अपने उत्तरी भारत में, है ना। तो जो है उस समय आपका बोया जाता है जो फसल, वो रबी की फसल है। जो बारिश आने पे बोया जाता है वो खरीफ की फसल है। और जो रबी और खरीफ के बीच का जो पीरियड है, यानी जैसे रबी कट गया, खरीफ आने के लिए इंतजार हो रही है, यानी अप्रैल से लेके शुरुआती जून तक, तो उस समय में जो फसल होता है उसे जायद फसल कहते हैं, सिंपल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किसकी होती है? गेहूं की होती है। और भारत में दूसरी सबसे उत्पादन होने वाला खाद्यान्न भी गेहूं है ना। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है। दलहन के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पे है। चाय सबसे अधिक असम में होती है। चाय तथा गेहूं इन दोनों में से इंडिया का सेकेंड रैंक है विश्व में उत्पादन करने में, है ना। चाय में भी फर्स्ट है और गेहूं में भी फर्स्ट है। कौन? चाइना। स्थानांतरित कृषि को हम झूमिंग कृषि कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, कई दफा आपको पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा निम्नलिखित में से प्रमुख संस्थानों की स्थापना वर्ष के साथ सही मिलान कीजिए। आसियान 1967 में हुआ क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 46 में हुआ, दक्षेश 86 में हुआ, नीति आयोग 14 में हुआ। तो पहला ही सही है, एगो 3 गो तो गलती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945 में हुआ था, जब आपका यूएनओ का स्थापना हुआ। उसी समय इसके सभी ब्रांचेस की भी लगभग स्थापना हो गई, जो 5 गो मेन ब्रांचेस है। बाद में इसके एडिशनल कई सारे ब्रांचेस है। ब्रांचेस मतलब शाखा जिसमें अलग अलग काम होती है। दक्षेश जिसे सार्क कहते हैं, ये 1985 में गठित किया गया था। मुख्यालय काठमांडू में है। वर्तमान में 8 गो सदस्य है। नीति आयोग योजना आयोग का स्थान लिया था, 2015 में गठन हुआ था। ये परामर्शदात्री या गैर संवैधानिक निकाय है। चलते हैं आगे, तो आंसर ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये द हेग आपका नीदरलैंड में है। अब बाद में कि संयुक्त राष्ट्र के सभी जो अन्य अंग है ना, ये आपका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। सार्क की स्थापना 1985 में, मुख्यालय काठमांडू। अंतिम सदस्य देश जो जुड़ा वो अफगानिस्तान है। इसमें 8 गो सदस्य देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और आपका बांग्लादेश। इसमें जब भी क्वेश्चन आया म्यांमार को देख के आया, तो म्यांमार आपको छांटना होता है, इसके सदस्य नहीं है। इनके अलावा आसियान के सबसे लेटेस्ट सदस्य कौन बने हैं? तिमोर लेस्टे। इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली। नीति आयोग 2015 में योजना आयोग को रिप्लेस करके आया था। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? तो आपका मोदी साहब थे। इसके अलावा यह गैर संवैधानिक निकाय है। वर्तमान अध्यक्ष, है ना, आपका तो मोदी साहब हो गया। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी और पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब। यही अरविंद पनगड़िया साहब जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो गए हैं। वर्तमान सीईओ सिंधु BVR सुब्रमण्यम और प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, जो एकमात्र महिला अभी तक सीईओ बनी नीति आयोग के अंदर। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। विकासशील देशों का समूह है। 23वें बैठक दिल्ली में हुआ, जहां पे 21वां सदस्य के रूप में अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया। अफ्रीकी यूनियन में 55 देश शामिल है। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में थी। हर्षवर्धन वंश यानी वर्धन वंश की स्थापना कौन किया था? तो पुष्यवृत्ति वर्धन ने किया था। कितना हो गया भाई समय? 57। पुष्यवृत्ति वंश ने किया था। हर्षवर्धन 606 में 16 वर्ष की आयु में गद्दी को संभाला था। प्रथम राजधानी पुश्तैनी थानेश्वर। जब राजधानी को संभाला उसके बाद राजधानी अपना चेंज कर लिया, तो राजधानी कन्नौज को बनाया। दूसरा, हिंसांग भारत आए थे हर्षवर्धन के काल में। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों किताब हर्षवर्धन खुदे लिखे थे। और हर्ष के ऊपर हर्षचरित नामक किताब के लेखक बाणभट्ट है। इसके अलावा राजा हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो नर्मदा नदी के युद्ध
पास युद्ध हुआ, ये 618 में हुआ ना। इसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी और इस युद्ध के बारे में आपको ऐहोल अभिलेख के बारे में जानकारी मिलेगा। पूछा जाता है कि ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था, तो जैन कवि रविकृति के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत काल में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, हालांकि फिर रिवर्ट किया। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र पुत्रा था, लेकिन दूसरी राजधानी उन्होंने उज्जैनी को बनाया था। तो यहाँ पे जो भी शासक अपनी राजधानी के साथ उलटफुलट किया उसको आपने देखा। मई 2023 में HCL ने, है ना, HPCL, एक्चुअली HCL नहीं है ये, ठीक है, HPCL है ये, ठीक है, HPCL लिखिएगा इसको। कहां पर 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की मंशा जाहिर की है, तो 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल की फैक्ट्री हिमाचल प्रदेश में HPCL कंपनी लगाएगी। देश में पहले अनाज आधारित एथेनॉल प्रोजेक्ट जो है बिहार के पूर्णिया में 2021 में लगाया गया था, जो आपका सुशासन बाबू के द्वारा उद्घाटन करवाया गया था। देश के पहले शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन असम के जोरहाट में लगाया गया। सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला सेमीकॉन इंडिया के तहत पहला राज्य गुजरात है। एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट ये आपका इंदौर में लगाया गया है। और एशिया ही नहीं, इंडिया ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी CNG टर्मिनल आपके भावनगर गुजरात में लगाए गए हैं। प्रसिद्ध वाटरलू का युद्ध कब होता है, तो ये आपका 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था अंग्रेजों के समक्ष, ठीक है। इसके अलावा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट आत्मसमर्पण के बाद जो है फ्रांस के राजा लुई 18 बना था, ठीक है। देखिए नेपोलियन ना राजा बनने के बाद भी ज्यादा जो है हाथ पैर चलाना नहीं छोड़ा, तो इसके लिए जो है बाद में इनको इसी स्थिति में आया। हालांकि अपनी जगह वो भी सही था, है ना, और अंग्रेज इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। इनके अलावा प्रसिद्ध ट्रिफगलर का जो युद्ध है 1805 में, यह अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ था। यह एक समुद्री युद्ध था, यहाँ पे सेवा लिखा गया है, ठीक करके दूंगा। सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांसीसी सम्राट लुई 15 के समय हुआ था। फ्रांस की राजक्रांति काफी इंपोर्टेंसी रखती है अपने संविधान के लिहाज से भी। 1789 में हुआ था, लुई 16वां के काल में हुआ था। और ये समानता, मानव बंधुत्व और आपका जो है समानता, स्वतंत्रता और मानव बंधुत्व, ये तीनों चीज जो हमारे संविधान में अधिग्रहण किए गए हैं, तो यहीं से लिया गया है। बॉडी वॉश की लड़ाई, बॉडी वॉश कहाँ पे है, तो देह धोने वाला बॉडी वॉश नहीं, आजकल बॉडी वॉश भी आने लगा है भाई। पहले साबुन, पहले बिना कोई कुछ ऐसे ही, फिर साबुन, अब बॉडी वॉश। अब पता नहीं आगे समय में क्या आएगा, भगवान ही जानता है। तो ये बॉडी वॉश नहीं, ये बार्डी वॉश है ना, बार्डी वॉश, इस प्रकार से लिखते हैं इसे। तो ये तमिलनाडु में है। ये लड़ाई 1760 में हुआ अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच, जिसमें फ्रांसीसी पूर्णतः हार गया और लगभग इंडिया से इसका सुपड़ा साफ हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है। विजयनगर साम्राज्य की पतन यहीं से स्टार्ट हो गई थी। बिलग्राम का युद्ध 1540 में होती है। हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था और शेरशाह सूरी के द्वारा नए वंश सूर्यवंश की स्थापना कर दिया गया। 1659 में देवराय की लड़ाई औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। दारा शिकोह का आता पता नहीं, औरंगजेब जो है शासक बन गया। इसके अलावा 1857 में विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या था, फर्डिनेंड की। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस ना पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। अगला है इंदिरा आवास का नाम बदलकर कब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया, तो ये 2016 में कर दिया गया, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे इंदिरा आवास योजना के नाम से 1985-86 में शुरू किया गया था। इसे 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नाम दे दिया गया और इसी नाम से ये क्रियान्वित होते हैं और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन रहकर काम करता है। मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है ये शहरी मामले के विकास मंत्रालय के द्वारा, और जो ग्रामीण है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है आपका क्रियान्वित होते हैं, ठीक है। ये शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसकी शुरुआत 2015 में, और वो जो आपका ग्रामीण वाला है उसकी शुरुआत तो 85-86 में ही हुई इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से। बाद में 2016 में इसका नाम रिप्लेस किया गया। दोनों का लक्ष्य था
था 2022 तक जो है आवास उपलब्ध कराना। शहरी वाले स्वाभाविक सी बात है कि शहर के लिए होगा, ग्रामीण वाला ग्राम के लिए होगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया था। 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 में हुआ था। अंत्योदय योजना की शुरुआत भी 2000 में हुआ था। मनरेगा में 100 दिन की गारंटी रोजगार दी जाती है। मनरेगा का जो अधिनियम था जिससे यह स्थापित करे गए 2005 वाला, और 2006 में ये फुल फ्लेज में आया, आधुनिक रूप में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इस प्रकार का अधिनियम सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव के काल में भी पेश किया गया था, लेकिन जो है किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पहला स्थान जो अभी हाल में दिया गया है वो किस राज्य को दिया गया है? तो कर्नाटक। तो ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए पहला राज्य। जैसे आपसे पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पहला स्थान किसे 2021 के लिए, तो राजस्थान था, और शहरी में आपका उत्तर प्रदेश था। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पहला राज्य जो है कर्नाटक है। ठीक है। मई 2023 में पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस तो गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी के बीच चला है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 2019 में बनारस से दिल्ली के बीच में चला था पहली बार। दक्षिण भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस बेंगलुरु स्थित है ना रमन्ना स्टेशन से मैसूर तक चलेगा, है ना। वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण जो है चेन्नई स्थित ICF करता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री करता है ना। वंदे भारत की जो है भारत में सबसे तेज चलने वाली रेल है। इसे ट्रेन 18 और बिना इंजन का ट्रेन भी कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, है ना। रात के मेरे ख्याल में 11:30 बज रहे होंगे। मैं अभी ये वीडियो आप लोग बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सवेरे 8 बजे ड्यूटी जाना है, तो मैं सवेरे नहीं बना पाऊंगा, लेकिन ये वीडियो कल पोस्ट करूंगा। अभी रात में कौन देखेगा, है ना। तो मैं कल ही पोस्ट करूंगा। लेकिन आप समझ सकते हैं मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, तो आप थोड़ा बहुत देख के अपनी फायदा तो जरूर ही कर सकते हो। अरे मेरे लिए नहीं, अपने लिए तो करो। ठीक है भाई, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। जो बच्चे PDF के लिए आप इच्छुक हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप WhatsApp बात करके PDF की जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।